हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। यानी कि हम हमेशा छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। छोटी बड़ी कैसी भी परेशानियां हों, हम मनुष्य हैं, हम परेशान हो ही जाते हैं। ठीक है, हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं उनका मकसद ये नहीं है कि वो हमें नीचा दिखाएं, हमें गिराएं, हमें चोट पहुंचाएं। जो परेशानियां हमारे आगे आ रही हैं, अगर हम उन परेशानियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं ना कि अच्छा ये परेशानी आई, इससे मैं कुछ सीखूंगा, इससे मैं निकलूंगा बाहर और इससे मैं कुछ सीख कर निकलूंगा बाहर, तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। वही परेशानियां हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था, राधे कृष्ण केशु शायद स्टूडेंट का नाम था, अगर मैं भूल रही होंगी तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो आपने बोला था कि आपको खुद पढ़ते हो तब आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ या आप किसी और एजुकेटर से किसी से भी पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो एक दिन में करके नहीं आएगी। आपको शायद बच्चे ने जवाब भी दिया है किसी और स्टूडेंट ने कि एक दिन करके नहीं होगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, निराश होने की बात नहीं है। पहली बारी में कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं, यहाँ पे बैठे हुए सब लोग ऐसे नहीं है कि हाँ पहली बारी में सबको आ गया। जो बच्चे आज इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, स्कोर बता रहे हैं अपना 25, 20, 22, 23 ऐसा स्कोर बता रहे हैं, वो बच्चे भी एक दिन में सब कुछ नहीं सीखे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप कंटिन्यू करो, खुद से करो और फिर यहाँ पर आकर सीखो। 1.5-2 हफ्ते बाद आप रियलाइज करोगे कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, निराश होने की बात नहीं है। एक एक लाइन को पढ़ के उसका मीनिंग समझो। ठीक है, आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि आपको सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही हैं। एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि आप आंसर्स निकाल सको। ठीक है, और आर्टिकल का फिलहाल के लिए हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उसको सॉल्व करना सीखें, आंसर्स हमें समझ में आ जाए। ठीक है, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा, क्योंकि ग्रामर सारी आप सीख चुके हैं, आपने बहुत बार ये पढ़ी होगी। जितने बार भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो हर बार आप शुरू से बैच स्टार्ट करके ग्रामर वगैरह सब पढ़ते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे वो ग्रामर आपके किसी यूज नहीं आएगी। ठीक है, तो इन पैसेजेस में आपको वही ग्रामर इम्प्लीमेंट करनी है। सारी चीजें, सारे रूल्स यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इफ द सॉइल पोल्यूशन इज नॉट चेक्ड मतलब अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो the environment will suffer and life as we know it, और जो environment है क्या होगा, प्रभावित होगा, और जिंदगी जो हमें पता है ना, जीवन may come to a grinding halt, वो शायद अचानक रुक जाए। ग्राइंडिंग हॉल्ट मतलब अचानक से किसी चीज का रुक जाना, तो हमारा जीवन शायद नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अगर धरती के पोल्यूशन को नहीं रोका गया तो। सॉइल एंड वाटर आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट सस्टेन लाइफ इंक्लूडिंग दैट ऑफ ह्यूमंस। बोल रहे हैं धरती और पानी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं सस्टेन, जो कि जरूरी है किसके लिए, जीवन को चलने के लिए, जीवन को सस्टेन करने के लिए, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ह्यूमन। और केवल ऐसा नहीं कि पशु पक्षियों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को जरूरत है, इंसानों के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है ये। ऑन आवर प्लैनेट, हमारी धरती पर, सॉइल इज द मीडियम ऑन विच ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेन्ड। सॉइल ही वो माध्यम है जिसके ऊपर सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं, वो वहां पे पाए जाते हैं। Every religion that has evolved with us has highlighted the importance of soil. जो भी धर्म या धर्म ग्रंथ या धर्म के जिसका भी विस्तार हमारे साथ में हुआ है, वो सब धरती की, इस मिट्टी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। द वैदिक सिविलाइजेशन हेल्ड द सॉइल इन द हाईएस्ट रिगार्ड एज मदर अर्थ। जो हमारा वैदिक कल्चर था, वैदिक लोग थे, उन्होंने तो इस सॉइल को सबसे उच्च पद दिया है, उच्च स्थान दिया है, और उसको माता का, धरती माता का दर्जा देते थे। The prayer to पृथ्वी, the earth, is invoked in the अथर्ववेदा। और इसी से रिलेटेड एक प्रार्थना है
पृथ्वी की, धरती माता के लिए एक प्रार्थना है अथर्व वेदा में जो गाई जाती है, लेट व्हाट आई अनअर्थ फ्रॉम दी ओ अर्थ स्प्राउट एंड डेवलप्ड वंस मोर इन अ स्विफ्ट मैनर। दी मतलब आपके लिए यूज इस्तेमाल होता है कि आपसे मैं जो भी लूं, एक आदर भाव से, जो हम इंग्लिश में यू बोलते थे ना, ये यू है बट रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो भी मैं आपसे निकालूं, धरती से हम कुछ चीजें निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, खान पीने की चीजें निकालते हैं, वो सब धरती से ही उगता है। तो जो भी मैं आपसे निकालूं ए धरती माता, वो और ज्यादा फले फूले और ज्यादा प्रवलित हो। स्प्राउट करना मतलब क्या होता है? अंकुरित होना। डेवलप मतलब विस्तार होना। वंस मोर इन स्विफ्ट मैनर, फिर से दोबारा वो और फले फूले और तीव्रता से, क्योंकि एक बारी हमने निकाल लिया खाना, जैसे गेहूं निकाल लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि धरती माता एक बारी देंगी, दोबारा भी देंगी। तो वो दोबारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं कि दोबारा फिर जल्दी से वो उग जाए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। द वेनरेशन ऑफ वेजिटेशन, वेनरेशन मतलब आदर, रिस्पेक्ट करना। वेजिटेशन, ट्रीज, एनिमल्स एंड सॉइल्स इज एक्सक्लूसिव टू इंडिया। अब हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का, सब्जी भाजी, हर चीज को हम पूजते हैं, उनका आदर करते हैं, और ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि केवल हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। Consequently, it discourages the application of harsh chemicals and pesticides. तो जाहिर तौर पे इसका नतीजा क्या होगा कि हम लोग हार्श केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के जो इस्तेमाल है उसको कम करने की प्रचलित करते हैं। मतलब जो हमारा अथर्ववेद है, ये सब चीजें हैं, ये हमें मना करती हैं कि आप इन चीजों को मस्त इस्तेमाल करो, अदरवाइज हमारे इन पूजनीय जो भी चीजें हैं, धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी, पेड़ पौधे, हर चीज ये जो पूजनीय है ये नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। as they may inadvertently cause harm to beneficial nutrients, क्योंकि जाने अनजाने वो क्या करेंगे, वो हार्म करेंगे जो भी इसके अंदर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के अंदर, उन सबको हार्म करेंगे। द अर्थ teems with biodiversity and is the foundation for all living organisms. जो धरती है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ में से भरी हुई है, ठीक है। टीम्स अप मतलब टीम्स विद मतलब भरी हुई होना, किससे? बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, धरती के अंदर बहुत सारे जीव जंतु प्राणी रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये मूलभूत है, बहुत ही फाउंडेशनल है, ठीक है। धरती नहीं होगी तो हम पेड़ पौधे कहाँ उगाएंगे, हम वेजिटेबल्स कहाँ उगाएंगे, फ्रूट्स कहाँ उगाएंगे, फिर अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या, राइट। तो वो हमारे लिए फाउंडेशनल एक चीज है। Earth is where plants, trees, animals and even soils are revered. पूरे धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मिट्टी, धरती भी पूजनीय है, सम्मानित की जाती है। रेवर्ड मतलब सम्मानित करना। Unfortunately, the present generation is doing more harm to the lifeline of our species. पूरे बड़े दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है हमारी लाइफलाइन को और हमारी प्रजाति की जो लाइफलाइन है उसको। We have done enough damage to the soil by focusing on development and aesthetics. बोल रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट पर और तपस्वी के जीवन जीने के ऊपर हमने इतना ज्यादा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी जीवन जीना नहीं कि ये मतलब नहीं कि भाई वो साधना में बैठ गए। तपस्वी जीवन जीने का मतलब ये कि धरती खराब होती है तो होती रहे, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है, हमें उससे उसकी गुणवत्ता से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल के में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि हम कितना डैमेज कर रहे हैं इसको। अब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में याद होगा, पढ़ा होगा आपने, कहाँ से शुरुआत हुई थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट से सबसे ज्यादा इसमें जो बेनिफिट उठाया वो पंजाब ने उठाया। बट आपको पता है पंजाब के जो बॉर्डर लाइन इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे डेवलपमेंट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ सबसे ज्यादा, आज वहां की जमीनें बंजर हो चुकी हैं ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से। और इन जमीनों की बंजरता जो है वो सिर्फ जमीनों तक सीमित नहीं रही है, इन जमीनों से उपजा हुआ खाना खा के यहाँ के लोगों में अधिकांश में कैंसर कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं, जो भी
सेल्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं इतने ज्यादा कि कैंसर का स्तर बहुत बढ़ चुका है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धरती जो है वो फर्क पड़वाएगी। अगर हम अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो हम सब ने देखा है हिमाचल का हादसा, उत्तराखंड का हादसा, तमिलनाडु वगैरह जैसी जगहों पे इतने ज्यादा साइक्लोन्स का आना, ये सब चीजें हैं प्लैनेट अर्थ आपको फर्क पड़वा रही है। वो बता रही है कि भाई सुधर जाओ वरना अंत बहुत बुरा होएगा, राइट। तो हमें अपनी डेवलपमेंट में इतने अंधे नहीं होना है कि हम ये ना देखें कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान है। हम शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जो इसके नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे ना, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। The fertile agriculture lands pave way to flats and gardens with exotic plants। अब होता क्या है, खेती की जो उपजाऊ जगह है वो खरीद ली जाती है बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा। फिर वहां पे क्या खड़ी कर दी जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। फिर वहां पे दिए जाते हैं फ्लैट्स। उसके बाद में वहां पे बनाए जाते हैं गार्डन्स और वहां पे महंगे महंगे यूनिक से प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये किया जाता है। एग्रीकल्चर की जगह जो उपजाऊ जगह थी वो तो गई ना, ठीक है। एक और चीज तरीका होता है, पहले जंगल होएगा, जंगल को लिया जाएगा कि खेती के लिए जगह चाहिए, ये बोल के उनको लिया जाएगा। फिर खेती की जगह को ये बोल के कि डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, वो खेती की जगह को ले लिया जाएगा। फिर उस डेवलपमेंट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जंगल जो है वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। लेकिन जब वो जंगल कट के एग्रीकल्चर लैंड बनी, एग्रीकल्चर लैंड हट के वहां पे बिल्डिंग्स बनी, फैक्ट्री बनी, कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो कार्बन सिंक तो हम खा गए। तो कार्बन सिंक खा गए तो वो कार्बन कहाँ रह गई, वो इस ग्लोब के अंदर में ट्रैप होके, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर में ट्रैप होके रह गई और वो हमारी धरती को और हीट कर रही है। और हमने पिछले पैसेजेस में पढ़ा था, बताओ क्या है ग्लोबल टारगेट हमारा, कितने डिग्री तक रहना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, पैसेज के एंड में हम डिस्कस करेंगे। Soil is a fundamental resource for agriculture, providing essential nutrients and a medium for plant growth। बोल रहे हैं सॉइल जो है वो फंडामेंटल रिसोर्स है, मुख्य है, बेसिक रिसोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है और एक माध्यम है जिसके ऊपर प्लांट्स, हवा में तो प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। अब कई बच्चे आएंगे बोलेंगे मैम हाइड्रोफोनिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हाइड्रोफोनिक्स भी इस्तेमाल से भी आप अपना किचन गार्डन बना सकते हो। हाइड्रोफोनिक्स के इस्तेमाल से आप अरबों खरबों की जो पॉपुलेशन है, करोड़ों की जो जनसंख्या है, उसको खाना नहीं खिला सकते, समझे। उसको खाना खिलाने के लिए हाइड्रोफोनिक्स के अलावा भी चीजें चाहिए। हाइड्रोफोनिक्स से अभी तक हम क्या उगाते हुए, जो अपने टेरेस गार्डन्स वगैरह में देख रहे हैं हम हाइड्रोफोनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, तो हम उगा रहे हैं पत्तेदार सब्जियां, मेथी हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया, ये सब चीजें। बट जो वो सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर उगती हैं वो आप कैसे उगाएंगे, ठीक है, वो भी मान लो उगा लेंगे, लेकिन क्या इतनी क्वांटिटी में आप उगा पाएंगे कि आपका साल भर का यूटिलाइजेशन हो पाए उससे, राइट। तो हमें धरती एक मीडियम है प्लांट्स की ग्रोथ का, वो हमें चाहिए ही चाहिए। और पेड़ कहाँ उगाओगे हाइड्रोफोनिक्स में। इरोजन, लॉस ऑफ टॉप सॉइल एंड डिग्रेडेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल का बह जाना, मिट्टी का बह जाना। लॉस ऑफ टॉप सॉइल और डिग्रेडेशन, इन सब से क्या हो सकता है, जमीन की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊता जो है वो कम हो सकती है काफी भारी मात्रा में। लीडिंग टू डिक्रीज क्रॉप यील्ड्स, जिसकी वजह से फसल कम उगेगी। अब उपजाऊता अगर कम हो गई तो फसल भी तो कम उगेगी। The cycling of nutrients in the soil is critical for the health and productivity of plants। जो साइकिल होता है ना न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में मिलना, फिर वहां से हम पेड़ पौधों के फसलों के जरिए उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर वहां पे कुछ ऐसी प्रोसेस की जाती है, जैसे गोबर डाला जाएगा, काउ डंग्स डाला जाएगा, जो गांव की तरफ में होती है वहां पे। अब शहरों में क्या है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो उससे क्या है, जमीन में न्यूट्रिएंट्स बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो साइकिल है पूरी, ये हेल्थ के लिए और प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है।
Soil is home to various microorganisms including bacteria, fungi and protozoa. धरती जो है वो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का घर है जिसमें कि बैक्टीरिया शामिल है, फंगाई शामिल है, प्रोटोजोआ शामिल है. Unfortunately, these microbes are destroyed by chemical fertilizers, weedicides and pesticides. अब fertilizers का तो आपको पता है, वो बेसिकली उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम करते हैं. पेस्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स को मारते हैं. वीडिसाइड क्या होता है? वीड क्या होता है? जो फसल के साथ साथ में जो कुछ घास, अनवांटेड घास उग जाती है ना, जो काफी ज्यादा फैलने लग जाती है, उसको बोला जाता है वीड. ठीक है, तो उसको हटाने वाली जो दवाई है वो है वीडिसाइड्स. तो बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये माइक्रोब्स जो हैं नष्ट कर दिए जाते हैं इन केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से. द हेल्थ ऑफ सॉइल एंड वाटर इज इंटरलिंक्ड. अब धरती और पानी की जो सेहत है वो आपस में इंटरलिंक्ड है. पोल्यूशन कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित. ठीक है, तो जो भी पोल्यूशन मानव जनित, मानव निर्मित एक्टिविटीज से कॉज होता है अल्टीमेटली रीचेस द सॉइल थ्रू वाटर. वो धरती पर भी पहुंच ही जाता है पानी की वजह से, है ना. अगर हम फैक्ट्रीज वगैरह में वेस्ट जो फैक्ट्रीज का है वो पानी से निकलता है तो वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं से खेतों तक पहुंच जाता है. उस पानी की गंदगी जो है हमारे खेतों में पहुंचती है और फिर क्या होता है, हम वो खाते हैं, उन खेतों से उगा हुआ अनाज हम खाते हैं और हमारे स्टमक में पहुंचती है और फिर बोलते हैं कि भाई आजकल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, आजकल के लोगों का जो है इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है. तो वो हमने खुद ही किया है, हमारी कार्मिक चक्र है, वो सारा का सारा हमारे कर्म है. ठीक है, हम माइक्रोवेव्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है, उनमें रेडिएशंस आती हैं. क्या हम पहले रेडिएशंस वाला खाना खाया करते थे? नहीं ना, पर जीते थे लंबा. अब हम जल्दी काम करने के चक्कर में वो रेडिएशंस वाला खाना खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने अंदर कैंसर कॉजिंग जर्म्स को हम खुद ही अंदर डाल रहे हैं कि जाओ अंदर जाओ, हम अभी अच्छे भले हैं, तंदुरुस्त हैं, हमें और प्रताड़ित करो. वी टेक सॉइल फॉर ग्रांटेड. हम धरती को उसकी इतनी कदर नहीं करते, उसको हल्के में लेते हैं. वी डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल. आप में से कितने सारे लोगों ने देखा है कि जो घरों में कूड़ा लेने वाली गाड़ियां आती हैं, स्वच्छता अभियान चला हुआ है, कूड़ा लेने वाली गाड़ियां आती हैं, सब डाल रहे हैं उसमें कचरा. कितने लोगों ने उनसे पूछा है कि कचरा कहाँ जाके डंप करते हो आप? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेस्ट लैंड में ही जाकर डंप कर रहे हैं ना. उसका कोई डिस्पोज करने का प्रॉपर सिस्टम तो है नहीं कि जिससे वो कचरा नष्ट हो जाए, राइट. तो बोल रहे हैं कि हम अपना सॉलिड वेस्ट जो है वो सारा डिस्पोज करते हैं, प्लास्टिक डिस्पोज करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स सब धरती में हम मिला रहे हैं. वी बर्न आवर सॉलिड वेस्ट ऑन इट्स सरफेस विदाउट कंसर्न्स फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. इस सॉलिड वेस्ट को हम धरती पर जलाते हैं और बिल्कुल इस बात की परवाह किए बिना कि इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है इतनी ज्यादा यहाँ पे प्राणी हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी यहाँ पे आग जलाने से, पर हम उसकी चिंता किए बिना जला रहे हैं. The ecological impact of soil pollution incurs significantly higher costs. जो इकोलॉजिकल यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है सॉइल पोल्यूशन का हमारी इकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत महंगा है. उसकी कीमत बहुत ज्यादा हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इट इज इम्पेरेटिव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग कंटामिनेटेड सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. पूरे बहुत ज्यादा इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य है कि हम बचें. किस चीज से बचें? कि हम कंटामिनेटेड सॉइल का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करने से बचें. एज द केमिकल्स कैन सीप इनटू द क्रॉप्स हार्मिंग कंज्यूमर्स. वही बात आ गई, क्योंकि ये सारे केमिकल्स जो हैं वो क्रॉप्स के अंदर जा सकते हैं जिससे कि अंततः इंसानों को, उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा. Utilizing polluted soil for crop cultivation typically leads to lower yields than uncontaminated soil. बोल रहे हैं कि polluted soil का इस्तेमाल करना क्रॉप कल्टीवेशन के लिए टिपिकली यानी कि जाहिर तौर पे किस तरफ जाएगा, लोअर यील्ड्स दैन अनकंटामिनेटेड सॉइल. तो यहाँ पे जो अनकंटामिनेटेड सॉइल के मुकाबले कम फसल होगी. एक्सेसरबेटिंग द इशू बाय कॉजिंग एडिशनल इरोशन ड्यू टू अ लैक ऑफ प्लांट कवर. और साथ ही साथ ये
जो है परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे देखो ये एरिया है, ये पॉल्यूशन वाला एरिया है, ये नॉन पॉल्यूशन वाला एरिया है। यहाँ पे फसल ज्यादा हुई, ठीक है, घनी फसल, यहाँ पे फसल थोड़ी सी हुई। अभी जो बाकी ओपन एरिया है, जो फसल होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस धरती को, मिट्टी को जोड़ के रखते हैं उनकी जड़ों से। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन ज्यादा है तो ये सॉइल इरोजन का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट कवर कम है, thereby transferring toxins to previously uncontaminated area। अब ये मिट्टी बह के, सपोज करो टेरेस फार्मिंग वाला सिनेरियो है, ये ऊपर वाली पहाड़ी के खेत ही नहीं चले, तो यहाँ की मिट्टी निकल के कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। अब ये वाला एरिया भी कंटामिनेटेड हो गया, तो यानी कि ये परेशानी और ज्यादा फैलती जा रही है। Addressing soil pollution is crucial for the long-term health of ecosystems। अब इस परेशानी से निपटना ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें अपने इकोसिस्टम की लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन तक की उसकी हेल्थ को बनाए रखना है, तो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को बनाना है एंड ह्यूमन वेलबींग की तरफ अगर हमने ध्यान देना है, तो ये परेशानी से निपटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Sustainable land management practices and a collective effort to reduce pollution sources are essential for mitigating the impacts of soil pollution। बोल रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के तरीके अपनाने पड़ेंगे, मिले जुले प्रयास करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं तो अपने गार्डन में अच्छा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल कर रहा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने गार्डन में कितना उगा लोगे, कभी ना कभी तो आपको बाहर का खाना ही पड़ेगा। हम पहाड़ी लोग हैं, हम ज्यादातर जो है अपनी सब्जियां वगैरह सब खुद उगाते हैं, लेकिन सीजन कोई ऐसा टाइम होता है जब सब्जियां नहीं उगती, और आपको भी अपनी जमीन को भी रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से बना सके, ठीक है। तो वो जो रेस्टिंग पीरियड होता है, जिस समय पे कोई भी सब्जी नहीं उग रही है, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई चीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, राइट। कलेक्टिव एफर्ट्स, ऐसा नहीं कि हम सरकार के ऊपर थोप दें कि सरकार की जिम्मेदारी है फर्टिलाइजर्स को बैन कर दे, बंद कर दे और उनके ऊपर रोक लगा दे, नहीं, आपको खुद अपने आप को भी रिस्ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई हम नहीं करेंगे। हाँ, जाना माना कि भाई जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जिससे नेचुरल तरीके से जो उसमें खाद वगैरह डाली जाती है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। गोबर को सड़ाना, फिर उसको स्प्रेड करना इवनली, ये सारी लंबी प्रोसेस है, बट फायदा तो उससे होगा ही, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट्स हो जिससे कि ये पोल्यूशन के सोर्स को कम किया जा सके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हमें सॉइल पोल्यूशन के प्रभाव को कम करना है। तो हेल्दी सॉइल्स एक्ट एज कार्बन सिंक्स। हेल्दी सॉइल भी एक कार्बन सिंक की तरह काम करती है, सिक्वेस्टरिंग कार्बन एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कैसे करती है ये? कार्बन को क्या करती है? सिक्वेस्ट करती है, यानी कि अलग कर देती है, सेग्रीगेट कर देती है, और साथ ही साथ क्या करती है? मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स, और कम कर देती है किसके प्रभाव को? क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को। The fundamental meaning of the term nature is closely connected to notions such as natal, nativity, and native। बोल रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल मीनिंग है, इसका बेसिक मीनिंग है नेचर का, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है धारणाओं से। किन धारणाओं से? नेटल, नेटल मतलब जन्म संबंधी, नेटिविटी, नेटिविटी मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो, नेटिव अगेन स्थानीय, लोकल, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट एनीथिंग दैट इज बॉर्न एंड डेस्टिन्ड टू डाई इज इंट्रिंसिकली नेचुरल, जिसका साफ तौर पर तात्पर्य यह निकलता है कि भाई कोई भी चीज जो पैदा हुई है और जो मर सकती है, वो इंट्रिंसिकली यानी कि स्वाभाविक रूप से नेचुरल है। Understanding this interdependence demonstrates that nature and mankind are inseparable। अगर हम ये interdependence को समझ लें तो हमें एक चीज समझ में आती है, ये एक चीज दर्शाती है कि नेचर और mankind जो है वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, वो अविभाज्य हैं, मतलब उनको आप विभाजित नहीं कर सकते। Hence, our interactions with nature have a direct influence on our own well-being। इसीलिए जो भी हमारा नेचर के साथ में इंटरेक्शन रहेगा, उसका सीधे तौर पे डायरेक्ट प्रभाव हमारी सेहत के ऊपर पड़ेगा। Our connection with nature is based on mutual reliance। हमारा जो भी इसके साथ में कनेक्शन है वो म्यूचुअल रिलायंस, यानी कि नेचर हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम नेचर के ऊपर निर्भर करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है।
It has been argued that the unrelenting destruction of rainforest and deciduous forests is justifiable to expand the amount of land used for agricultural purposes. बोल रहे हैं कि ये तर्क दिया जाता है कि ये जो निरंतर डिस्ट्रक्शन चल रहा है ना रेन फॉरेस्ट का और डेसिडस फॉरेस्ट का, तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है कि भाई खेती के विस्तार के लिए हमें इस ज़मीन की ज़रूरत है. सिमिलरली एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स इनटू कमर्शियल एरियाज, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था है ना, कमर्शियल एरियाज इज जस्टिफाइबल इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो यही तर्क दिया जाता है कि भाई हमें अब डेवलपमेंट करना है तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, इसलिए हमने एग्रीकल्चरल लैंड को दे दिया. अभी तो नए ऑर्डिनेंस भी, नए बिल भी पास हो रहे हैं जिसके तहत जंगलों को दे दिया जाएगा उद्योगपतियों को. भाई पता नहीं, बट ऐसा सुनने में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो यही है कि इस बिल के तहत बहुत आसानी हो जाएगी जंगलों को काटना. Our ignorance prevents us from seeing that even if we were to emerge victorious in this conflict. बोल रहे हैं कि हम इतने इग्नोरेंट हो गए हैं कि हम ये भी नहीं देख पा रहे कि अगर हम इस जंग में जीत भी जाते हैं, ये बहस अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी हार तो हमारी ही होगी ना. अगर हम ये बोल के कि हाँ भाई डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था ये, अगर ये बोल के हम जीत भी जाते हैं किससे बहस, हार तो अंततः हमारी है, हमारा ही जीवन नष्ट हो रहा है. We would still be on the losing side. Our idea that the job of nature is to run the motor of our economy is the driving force behind this war against nature. बोल रहे हैं एक जो हमने धारणा बना ली है ना कि नेचर का काम ही यही है कि हमारी इकोनॉमी के लिए वो अपने जान प्राण त्याग दे, हमारी इकोनॉमी के लिए खुद को न्यौछावर कर दे. यही एकमात्र धारणा है जिसने हमें हमारे इस नेचर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, which we intend to wage, जिसका हमें बहुत भारी जो है हर्जाना चुकाना पड़ेगा. The economy is an own subsidiary of ecology. जो इकोनॉमी है वो एक सहायक है, सहायक सब्सिडरी है किसकी, इकोलॉजी की. यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी से नहीं चल रही, लेकिन इकोनॉमी इकोलॉजी से चल रही है. तो इकोलॉजी जो है यानी कि नेचर जो है वो हमारी इकोनॉमी का मालिक है और उसकी सहायता, मतलब उसको एक सहायक के रूप में उसने रख रखा है. लेकिन इकोनॉमी इकोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है. नेचर जो है इंसानों के बिना फल फूल सकता है, ठीक है. हमारे आने से हजारों लाखों साल पहले भी धरती थी, हमारे आने से हजारों साल पहले भी पेड़ पौधे पशु पक्षी थे. हमारे आने के बाद में उनका नुकसान ही हुआ है, लेकिन उनके जाने के बाद में हम नहीं रहेंगे, ठीक है. What is the main consequence of unchecked soil pollution as indicated in the passage? तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है, रिडक्शन इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, की उसमें कमी आ जाए. ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमें करना पड़ेगा. अगर हमने अनचेक्ड रखा तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने आप नहीं कम होने वाले. इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन फॉर सॉइल इन वेरियस कल्चर्स, ये भी इनकरेक्ट है. पोटेंशियल हॉल्ट टू लाइफ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जीवन जो है वो खत्म हो सकता है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, what is not a role of soil in sustaining life? Serving as a medium for all types of living organism, ये तो है, soil इसका तो काम करती है ना. Providing essential nutrients and a medium for plant growth, ये भी है, वो ये soil का ये भी बेसिक कार्य है, ठीक है. बीइंग द प्राइमरी रिसोर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये धरती का काम नहीं है, धरती एक प्राइमरी रिसोर्स नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है. सो ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इंडिफरेंट नहीं है, अम्यूज्ड, अचंभित करने वाली, मतलब अम्यूज करना, अचंभी लेकिन एक्साइटमेंट में, कि आपको हैरान करने वाली भी नहीं है, ठीक है. क्या है, क्रिटिकल है. अगर अलार्मिस्ट होता तो यहाँ पे हम अलार्मिस्ट लिखते कि चिंताजनक है, ठीक है. बट चिंताजनक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो क्रिटिकल है, क्योंकि जो हमारे एक्शंस हैं उनको यहाँ पे
गलत ठहराया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई हमें रुकने की जरूरत है, रीचेक करने की जरूरत है, एक क्रिटिक का काम किया गया है, ठीक है। What is the main theme of the passage? The economic benefits of soil conservation. तो सॉइल कंजर्वेशन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की चर्चा करी हमने नहीं ना। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल इन डिफरेंट कल्चर्स, की अलग अलग कल्चर्स में धरती का क्या महत्व रहा है, हमने उसके बारे में भी चर्चा नहीं करी। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ एंड डेंजर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the relationship between soil pollution and agricultural productivity? कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। Soil pollution decreases agricultural productivity due to the contamination of crops and increased soil erosion. कि soil pollution की वजह से agricultural productivity जो है वो कम हो सकती है, करेक्ट है, क्योंकि crops जो है कंटैमिनेटेड हो जाएंगे और सॉइल इरोजन जो है बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वेलबींग एंड नेचर? डायरेक्ट रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर, राइट। ह्यूमंस एंड नेचर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनकरेक्ट है। नेचर इज सोलली अ रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकरेक्ट है। इसी धारणा की वजह से तो इतना सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। Humans and nature are inseparably connected and the destruction of nature adversely affects human well-being. Option C is absolutely correct. Which of the following statements is true based on the passage? Passage advocates for the continued use of contaminated soil. Incorrect है, वो मना कर रहे हैं कि हमें contaminated soil का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, right? The passage suggests that the ecological impact of soil pollution is negligible. Incorrect है, उन्होंने बोला बहुत भारी नुकसान हमें चुकाना पड़ रहा है, ठीक है, और भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। The passage supports the idea that the destruction of rainforests and transformation of agricultural lands into commercial areas are necessary. Incorrect है, उन्होंने ये एक व्यंग के तौर पे बोला है कि हाँ, तर्क देने वाले ये तर्क दे सकते हैं, बट मान लो कि ये तर्क दे के वो जीत भी जाते हैं, इस बहस में वो जीत भी जाते हैं, तो भी हार तो हमारी ही होगी, तो ये तर्क जो है यहाँ पे काम नहीं आएंगे। The passage highlights the importance of addressing soil pollution for ecosystem health, agricultural sustainability and human well-being, emphasizing the role of sustainable land management and reduced pollution sources. Option D is correct. Sequestering एक वर्ड आया था पैसेज के अंदर, इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है। तो sequestering का मतलब होता है कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग। सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। हमने बात करी थी कार्बन सिंक के तौर पे कि कार्बन सिंक का काम करती है धरती, उसको अलग करती है कार्बन को, ठीक है, सेपरेट करती है, स्टोर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है। कैप्चर मतलब पकड़ना, वो एक तरीके से अलग करने वाला भाव भी हो सकता है। रिलीजिंग यानी कि छोड़ देना, यानी कि आपने कार्बन सारी की सारी वातावरण में रिलीज कर दी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंजर्विंग बचाना, एक्यूमुलेटिंग इकट्ठा करना। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है थोड़ा संकोच करना, थोड़ा झिझकना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? हास्ट। हास्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना। स्टम्बल मतलब ठोकर लगना। डिथर मतलब संकोच करना, और हैसल मतलब परेशानी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिथर इज करेक्ट। As it is a rainy season, it is raining cats and mice. जो बहुत भारी बारिश हो रही है ना, उसके लिए एक इडियम इस्तेमाल किया जाता है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, ना कि कैट्स एंड माइस। तो क्योंकि बारिश का सीजन है इसलिए कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश हो रही है, यानी कि बहुत भारी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग टाइगर्स एंड लायंस, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The COVID-19 outbreak has caused a global education crisis. Crisis का हमें सिनोनिम बताना है। Crisis का मतलब होता है बहुत बड़ा संकट, भारी संकट, आपदा। Legacy, legacy मतलब एक विरासत। Catastrophe यानी कि आपदा, संकट, calamity, tragedy। Inhibition, inhibition मतलब संकोच, और hoard मतलब भंडार करना किसी चीज का। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी कैटेस्ट्रॉफे इज करेक्ट।
A royal ceremony in which a crown is placed on the head of a new king or queen. जब किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा होता है तो उसको बोला जाता है कॉरोनेशन सेरेमनी. क्या बोला जाता है? कॉरोनेशन सेरेमनी. ठीक है. कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा एविडेंस, कोई आपकी थ्योरी थी, उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर है. आपने कोई स्टेटमेंट बोली, ठीक है, आपने बोला कि सपोज करो कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, तो आपके पास फैक्ट्स हैं कि देखो ये जो टेंडर था, ये टेंडर भी कांग्रेस ने उद्योगपतियों को दिया, ये भी उद्योगपतियों को दिया, इसमें घाटा होकर भी उनको दिया, ये किया वो किया, उनके बेनिफिट के लिए ये स्कीमें लाई. तो ये सारे आपके उस एक थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए तथ्य हो गए. वो क्या हो गया? कॉर्पोरेशन. अनसेटिंग का मतलब होता है पद छोड़ना. आउटस्टिंग मतलब बाहर कर देना, और कॉरोनेशन मतलब राज्याभिषेक. सो ऑप्शन डी कॉरोनेशन इज करेक्ट. यूनिक का सिनोनिम. यूनिक मतलब अपनी तरह का इकलौता, है ना, एक्सक्लूसिव, जो और कहीं हो ना, अद्वितीय हो. जनरल आमतौर पे, ऑर्डिनरी साधारण, एक्सक्लूसिव यानी कि बड़ा ही विशेष, यूनिक. ठीक है. यूजुअल आमतौर पे, सामान्यतः जो होता है ना. सो यहाँ पे ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव इज द सिनोनिम फॉर यूनिक. The proud people forget the fact that the world is tangible. बोल रहे हैं जो घमंडी लोग होते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो संसार है वो नश्वर है. ठीक है. वो ये मान के चलते हैं कि भाई हम तो जो है हम ही हैं, हम तो सदा के लिए रहने वाले हैं. भूल जाते हैं अंतकाल तो सबका आएगा ना. हॉब्सन्स चॉइस, प्राउड पीपल के लिए जो टर्म यहाँ पे यूज की जाती है, हॉब्सन्स चॉइस नहीं है, हेड एंड शोल्डर्स नहीं है, हाई एंड माइटी. ऑप्शन सी हाई एंड माइटी इज करेक्ट. इस्तांबुल इज अ ब्यूटिफुल सिटी. अब इसको पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमें लिखना है. ठीक है. तो इस्तांबुल एक बहुत ब्यूटिफुल शहर है. क्या आ जाएगा? द सिटी ऑफ इस्तांबुल इज इस्तांबुल इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी. नो, ब्यूटिफुल सिटी इज द इस्तांबुल. बिल्कुल ही गलत है. नो अदर प्लेस आई हैव सीन इज एज ब्यूटिफुल एज इस्तांबुल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The colorful procession was the procession मतलब यात्रा, जो रथ यात्रा होती है या फिर जुलूस होता है ना, या बारात होती है. तो कलरफुल जो बारात थी, कलरफुल जो यात्रा थी, वॉज द लास्ट आइटम टू बी परफॉर्म्ड इन दी डैश. तो कुछ फंक्शन हुआ होगा, उसी में परफॉर्म की जाएगी. जैसे 26 जनवरी की परेड होती है तो उसमें जो कलरफुल झांकियां चली होती हैं, राइट, तो उसमें ये होता है कि लास्ट जो ये थी इस परेड की लास्ट झांकी, तो वो तो परेड की बात होगी. ऐसा कुछ फंक्शन होगा तो बोल रहे कलरफुल जो यात्रा थी वो लास्ट आइटम था जो कि परफॉर्म किया जाना था. कहां पे? डैश, इन द डैश. फिजेंट्री इनकरेक्ट है. पेजेंट्री मतलब होता है जो सेरेमनी होती है उसको बोला जाता है पेजेंट्री. ठीक है. सो ऑप्शन सी पेजेंट्री इज करेक्ट. एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एजेंडा क्या होता है? जो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होती है ना, जिसके ऊपर आपने कोई मीटिंग का, इस मीटिंग का एजेंडा क्या कि हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा था उसके लिए एज द वर्ल्ड फेसेस कैस्केडिंग मतलब व्यापक, क्योंकि दुनिया जो है बहुत व्यापक एंड डैश इंटरलिंक्ड ग्लोबल क्राइसिस, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ ग्लोबल क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस कर रही है. द एस्पिरेशन सेट आउट इन द 2030 डैश आर इन जेपर्डी. जो हमने कुछ उम्मीदें पाल ली थी 2030 के लिए, वो क्या है? अब जेपर्डी में है, यानी कि खत्म होने के खतरे में है. तो क्योंकि जैसे जैसे दुनिया एक व्यापक और इंटरलिंक्ड ग्लोबल क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट फेस कर रही है, यानी कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, सी सेकंड. बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी में है, इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें ए है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. हमें एंटोनिम बताना है प्रॉफिट का. तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, फायदा, है ना. अर्निंग्स मतलब जो आपकी कमाई होती है. अमाउंट यानी कि जो राशि होती है. सेल जो आपने
बेचा, और एक्सपेंस जो खर्च हो गया, तो प्रॉफिट हुआ जो आपकी आमदनी हुई, यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा जो आया, जितना आपने लगाया था उससे एक्स्ट्रा जो आया, और एक्सपेंस यानी कि आपका जो खर्चा हो गया. सो ऑप्शन डी, एक्सपेंस इज द एंटोनिम फॉर प्रॉफिट. द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग जो है वो रद्द कर दी गई, खत्म कर दी गई. सो द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय समवन हो या समबडी होगा. एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा, समवन called off the meeting. Option C is correct. I have think tomorrow I will take my belongings to the new apartment. I have think नहीं होगा, क्या होगा, I think tomorrow I will take my belongings to the new apartment. I think. Option A is correct. On an unfortunate accident, first aid experts stress that dash what to do for an dash victim until a doctor or other trained person gets. बोल रहे हैं कभी भी कोई दुखद घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स होते हैं उनका मुख्य जो स्ट्रेस होता है, मुख्य जो जोर होता है वो इस बात पे होता है कि क्या किया जाए डैश विक्टिम के लिए. कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ विक्टिम की बात कर रहे हैं, जब तक कि डॉक्टर आए या कोई दूसरा ट्रेंड पर्सन आए, गेट्स टू द एक्सीडेंट सीन पर पहुंचे, कैन डैश अ लाइफ. तो ये एक जिंदगी खत्म कर सकता है या बचा सकता है या कुछ ऐसा कुछ होगा. स्पेशली इन केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, सीवियर ब्लीडिंग एंड शॉक. खास तौर पे उन केसेस में जहां पे किसी व्यक्ति ने सांस लेना रोक गया है, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, या फिर गंभीर शॉक में चला गया व्यक्ति. People with special problems such as diabetes, epilepsy or allergy are dashed to wear some sort of emblem. तो एडवाइज्ड हो सकता है कि उन्हें सलाह दी जाती है. तो बोल रहे हैं कि जो लोग जिनको इस तरीके की बीमारियां हैं, डायबिटीज, एपिलेप्सी, एलर्जी, इनको पॉसिबिलिटी है कि सलाह दी जाने की बात कर रहे होंगे कि वो किसी तरीके का कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क, एम्बलम पहने, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा सके, एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट माइट बी इंजूरियस और इवन डेडली हो सकता है पॉसिबिलिटी. बोल रहे हैं ताकि क्या हो कि ऐसी कोई भी मेडिसिन देने से उनको बचा जा सके जिससे उनको सीवियर गंभीर परेशानी हो जाए, एलर्जी हो जाए. अगर किसी कोई एलर्जी वाला व्यक्ति है, उनको हमने दवाई दी, हमें पता नहीं था कि उनको एलर्जी है, और दवाई दे दी, और क्या हुआ कि रिएक्शन हो गया, है ना. फिर हम उसको पहले उस जो इमरजेंसी में आया है, जिस एक्सीडेंट से वो जूझ रहा है, पहले उससे निपटे, या फिर पहले हम उसको ये जो एलर्जी का खतरा ऊपर आ गया इसके लिए निपटे, राइट. On an unfortunate accident, first aid experts stress that dash what to do for an stress that first aid knowing what to do. यानी कि जानना समझना, कि उनको पहले ये जानना समझना पड़ता है कि अब क्या किया जाए. रिगार्डिंग यानी कि संबंध में. अटेम्प्टिंग यानी कि प्रयास करना. बिफोर मतलब कि पहले. तो यहाँ पे ऑप्शन ए नोइंग इज करेक्ट. नोइंग व्हाट टू डू फॉर एन डैश विक्टिम. इंजर्ड, फॉर एन इंजर्ड विक्टिम हो सकता है ना, क्योंकि वहां पे घायल व्यक्ति की ही बात करें, एक्सीडेंट हुआ है तो कोई व्यक्ति घायल होगा. एफिशिएंट विक्टिम नहीं होगा, इंक्वायरिंग विक्टिम नहीं होगा, एक्सीडेंटल विक्टिम नहीं होगा, गलती से हुआ वाला विक्टिम नहीं होगा. क्या होगा, इंजर्ड विक्टिम. फॉर एन इंजर्ड विक्टिम until a doctor or other trained person gets to the accident scene can dash a life, can save a life. कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट हादसा हो जाए तो वहां पे जो भी फर्स्ट एड एक्सपर्ट हो, अगर उसको पता हो कि क्या करना चाहिए ऐसे इंजर्ड विक्टिम के लिए, जब तक कि कोई ट्रेन्ड पर्सन या डॉक्टर नहीं आए, तो ये क्या कर सकता है, ये एक जीवन बचा सकता है. कैन सेव अ लाइफ. ठीक है. स्पेशली खास तौर पर उन केसेस में जब उनके सांस रुक गया हो, या बहुत ज्यादा खून हो, या बह रहा हो, या फिर शॉक में हो. People with special problems such as diabetes, epilepsy और allergy are dash are क्या किया जाएगा, benefited मतलब फायदा होता है. urged मतलब उनको सलाह दी जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है. invited उनको बुलाया जाता है. allowed उनको आज्ञा दी जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, सलाह दी जाती है. urged to wear some sort of emblem. Identifying the problem as a safeguard against the administration of medication that might be injurious or even dash appropriate
बेनिफिशियल, फेटल, फेटल यानी कि मौत जिसका कारण बन सकती है, मौत हो सकती है, ठीक है, तो यानी कि इंजूरियस या फिर फेटल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए क्या टारगेट सेट किया गया है, कितना डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। सो टेम्परेचर है 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।